जिन पंचायतों को हम लोग पदयात्रा के दौरान हमने क्रॉस कर लिया, उन पंचायतों के विषयों का, वहाँ की विकास योजना की जो खाका हम लोग बना रहे हैं, उसका एक ड्राफ्ट में बनाकर यहाँ पर फाइनल करा के उसको पीछे जो हमारे साथ काम करने वाले विशेषज्ञ हैं उनको भेजा जाए, ताकि वो उस पर टिप्पणी कर सकें, उस पर सुझाव दे सकें, उसको बेहतर बना सकें। जैसे हम लोग, और ये काम सतत चलता रहता है, ताकि जब पदयात्रा पूरी हो तो बिहार के 8,500 पंचायतों और 2,000 से ज़्यादा नगर क्षेत्रों का हर का एक यूनिक मैनिफेस्टो या विकास की योजना अगले 10 साल का बना हो, जिसमें सिर्फ ये ना हो कि उस पंचायत में या उस शहर में क्या क्या समस्या है, बल्कि उसमें ये भी बताया जाएगा कि उस नगर, उस पंचायत के विकास के लिए 3, 4, 5 चीज़ें अगले 2, 4, 5 सालों में क्या किया जा सकता है, ताकि वहाँ के लोगों की स्थिति बेहतर हो, उस पंचायत, उस शहर का समुचित विकास हो। और तीसरा जो पदयात्रा का उद्देश्य है, जब हम लोग रास्ते में चलते हैं तो हर तरह के लोग सुझाव देते हैं, हर तरह के विशेषज्ञ, हर तरह के अनुभव वाले लोग हैं, कोई किसान है, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई सामान्य नागरिक है, जो लोग सुझाव देते हैं, उन सुझावों को भी हम लोग संकलित करते हैं, ताकि पदयात्रा का जो तीसरा उद्देश्य है कि हर बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, ग्रामीण विकास, शहरीकरण, कृषि, सामाजिक न्याय, ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर एक लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट बनाया जा सके, ताकि लोगों को ये पता हो कि अगर कृषि को, बिहार में कृषि को, किसानों की स्थिति को पंजाब के मुकाबले या केरल के मुकाबले या कर्नाटक के मुकाबले खड़ा करना है, तो उसको कैसे किया जा सकता है, उसमें अगले 10 साल में क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या उससे अचीव किया जाएगा। तो मोटे तौर पे ये काम चल रहा है। अभी 53-54 दिन हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, करीब करीब 600 किलोमीटर, 575 किलोमीटर ज़्यादा मैं पैदल चल चुका। जो देख रहे हैं हम लोग, वो हर दूसरे तीसरे दिन आप लोगों के माध्यम से साझा करते हैं। मोटे तौर पे जो चीज़ें भी हम लोग सुन समझ कर बाहर से आए थे, उससे जब आप जमीन पर चल रहे हैं तो स्थिति और ज़्यादा विकराल या भयावह है। चाहे वो अफसरशाही का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ग्रामीण सड़क की स्थिति हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए शौचालयों की हालत हो, या इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों जो बेनिफिशरी हैं उनकी बात है। हर जगह जो बात आप पेपर, आप लोगों के माध्यम से या सामाजिक राजनीतिक तौर पर जो लोग एक्टिव हैं, जो बातें हम लोग की समझ में हैं, उससे बहुत बड़े पैमाने, उससे बहुत ज़्यादा विकराल स्थिति ज़मीन पर दिख रही है, करीब करीब सारे मामलों में। एक क्षेत्र जहाँ पर दिखता है सरकारी दावों के अनुसार जो काम हुआ है, वो बिजली है। बिजली हर जगह ज़रूर आई हुई दिखती है, लेकिन बिजली के क्षेत्र में भी बहुत गलत बिल की एक बहुत बड़ी समस्या करीब करीब हर गांव में हम लोग को सुनने को मिला। हर व्यक्ति बता रहा है कि बिल जो है वो 4,000 से लेकर 50,000, 60,000 रुपये तक लोगों के बिल आ रहे हैं। लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी हो रही है। किसानों की जो समस्या है वो मोर और लेस पता है, जिसकी चर्चा राज्य के स्तर पर इतनी नहीं होती है। सही समय पर और सही दाम पर खाद और बीज का न मिल पाना, जो स्थिति मैंने पश्चिम चंपारण में सुनी, कमोवेश वही स्थिति मैं यहाँ ईस्ट चंपारण में भी सुन रहा हूँ। यूरिया के लिए यहाँ पर लोगों ने 500 से 800 रुपये दिए हैं। जो नेपाल से लगते हुए एरिया हैं, वहाँ पर लोगों ने 800 से 1100 रुपये भी यूरिया के लिए दिया है। DAP पर और पोटास पर, दोनों पर ब्लैक हो रहा है। जो उपज की दाम है, सही दाम मूल्य का न मिल पाना, वो समस्या पश्चिम चंपारण में भी थी, यहाँ पर भी है। थोड़ा सा फर्क मुझे ये दिखा जो लोगों ने अभी तक बताया है, जैसे धान की कटाई हो गई है। पश्चिम चंपारण में ज़्यादातर लोगों ने ये बताया कि वो धान 1100 से 1300, 1350 के भाव में बेच रहे हैं। उसके मुकाबले पूर्वी चंपारण में लोग बता रहे हैं कि वो 1300 से 1400, 1450 के का दाम उनको मिल रहा है। तो थोड़ी सी स्थिति वो बेहतर है। दूसरी जो फसल है वो गन्ना है। गन्ने में जो न्यूनतम जो मूल्य है वो यूपी के मुकाबले 50-60 रुपये कम है। मिलों में जो धांधली है गन्ने की खरीद में, उसके वजन में, हर ट्रेलर पे करीब 5 क्विंटल तक कटाई होती है। सरकार ने जो ये मोबाइल की योजना जारी की है, जिसमें मोबाइल के चिट को हटा के, पर्ची को हटाकर मोबाइल पर मैसेज भेजा जा रहा है, उसका कोई लाभ छोटे किसानों को तो कम से कम नहीं मिल रहा है। अभी भी वही पर्ची सिस्टम है, और जो बेसिकली बिचौलियों का सिस्टम है। छोटे किसानों को आपको बिचौलियों को ही बेचना है, और वही फिर उन्हीं के पास पर्ची है, वही
चीनी मिलों को गन्ना दे पाते हैं। गन्ने को लेकर एक जो और बड़ी बात है, जो पश्चिम चंपारण में भी सुना, यहाँ पर भी सुन रहे हैं, जो 3 वेराइटी मुख्य वेराइटी जिसकी खेती हो रही है। एक जो मिल वालों के हिसाब से कैटेगरी 1 वेराइटी है, या जिसको वो प्रेफर्ड वेराइटी मानते हैं, उसमें किसानों की शिकायत ये है कि उसमें रोग ज़्यादा लग रहा है और गन्ना तेज़ी से सूख रहा है, इसलिए उसमें उपज कम हो रही है। और दूसरी किसानों की बड़ी शिकायत ये है कि जो दूसरे और तीसरे कैटेगरी के गन्ने हैं, वो गन्ना कम दाम पर लिया जा रहा है, लेकिन उससे मुसीबत यह है कि वो बाद में लिया जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों की ये शिकायत है कि वो गन्ना खेत में सूख जाता है, कुछ हिस्सा उसका सूख जाता है। इसके अलावा जो सरकार के बड़े दावे हैं वो सड़कों को लेकर है। हम लोग को भी पटना में या बिहार के स्तर पर बैठ के लगता है कि पहले के मुकाबले सड़कों की स्थिति सुधरी है। उसमें मेरा अभी तक का जो पैदल चल के अनुभव रहा है कि ग्रामीण सड़कों की स्थिति करीब करीब वही है जो लालू जी के जंगल राज में होती थी। हाँ, ये जरूर है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण सड़कों, नलियों, गलियों की स्थिति बदतर है। शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां सड़क ऐसी हो जिसको कि आप सही सड़क मान सकते हैं, जो सड़क ठीक दिशा में हो। हर घर नल जल की जो योजना है वो भी पश्चिम चंपारण के मुकाबले अभी तक जिन 3-4 प्रखंडों से मैं गुजरा हूँ, उसमें पूर्वी चंपारण में वो स्थिति थोड़ी बेहतर है। पश्चिम चंपारण में तो बिल्कुल ही हालत खराब है। यहाँ पर जिन 3 प्रखंडों में मैं गया हूँ अभी तक, पहाड़पुर, अरेराज और अभी हरसिद्धि में है, इन प्रखंडों में ये समस्या थोड़ी कम दिखी। हालांकि हर घर नल के जल की योजना, मैं यहाँ समझता हूँ कि पश्चिम चंपारण में हम लोग का आकलन पूरे जिले में घूमने के बाद रहा कि 90% से ज़्यादा नल जल की योजना नहीं चल रही है। पूर्वी चंपारण में अभी तक, मैं ये परसेंटेज हम लोग लिख रहे हैं, करीब करीब 60% हर घर नल की जल की जो योजना है वो नहीं चल रही है। 40%, 50%, आधा आधा भी आप मान सकते हैं। आधी योजनाएं चल रही हैं, आधा नहीं चल रही है। खुले में शौच की जो स्थिति है, जो ODF जिन गाँवों को घोषित कर दिया गया है, उसमें भी पश्चिम चंपारण के मुकाबले इन 3 प्रखंडों में स्थिति मुझे थोड़ी बेहतर दिखी। पश्चिम चंपारण में मुझे शायद ही कोई ऐसा गांव मिला हो जहां पर खुले में शौच बिल्कुल रियलिटी का ना हो। वहां पर तो बिल्कुल हर गांव में आप जब निकलिएगा तो आपको खुले में शौच दिखेगा। यहाँ पर भी वो दिख रहा है, लेकिन थोड़ी स्थिति बेहतर है। कई गांव ऐसे मिले जहां पर खुले में शौच इतनी ज़्यादा नहीं दिखने को मिली। तो ऐसा ग्रामीणों से बात करके प्रतीत होता है कि कुछ शौचालय यहाँ जरूर बने हैं। हालांकि शौचालय बनने में 2000-3000 रुपया जो करप्शन की बात है, वो बात यहाँ पर भी लोग वही बता रहे हैं। पश्चिम चंपारण में लोगों ने ये बताया कि शौचालय बने ही नहीं है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को 2000 से 6000 रुपया दिए गए और बदले में 12000 रुपया बेनिफिशरीज को मिल गया। उन्होंने न शौचालय बनाया, न उसका उपयोग कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण में भी ये बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि 2000-3000 रुपया लोगों ने दिया है और जो पैसा 10,000-9,000 उनको मिला हो, उससे ज़्यादातर जगहों पर शौचालय लोगों ने बनाया है या बनाने का प्रयास किया है। इंदिरा आवास योजना में जो बात हम लोगों ने पश्चिम चंपारण में सुनी, करीब करीब वही बात यहाँ पर भी सुन रहे हैं। 25,000 से 40,000 रुपये तक प्रधानमंत्री आवास योजना में घूस के तौर पर, भ्रष्टाचार के तौर पर दिया जा रहा है। जिन लोगों के पास घर अब इस योजना के तहत मिला है, उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो बताते हैं कि उनको इंदिरा आवास योजना के दौरान जो 20,000 रुपये वाली योजना थी, उसमें उनको बेनिफिट मिला है। 1,40,000 रुपये वाली जो नई योजना चल रही है, इसके बेनिफिशरीज की संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर जनप्रतिनिधियों ने ये बताया कि अभी वो किसी को भी सरकार का ऐसी शायद कोई नियमावली है, ऐसा कोई आदेश है जिसके तहत कोई भी जनप्रतिनिधि अभी इंदिरा आवास देने के लिए बेनिफिशरीज का चयन नहीं कर सकता है, उनका नाम जोड़ नहीं सकता है। दूसरी जो भ्रष्टाचार की बात है वो हर जगह सुनने को मिलती है कि थाने में और थाने और ब्लॉक को लेकर कि कंप्लीट भ्रष्टाचार। थाने और ब्लॉक में कोई भी ऐसी योजना, कोई भी ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसको बिना पैसा दिए किया जा सकता है। पूर्वी चंपारण के जिस एरिया से मैं निकल रहा हूँ, इसमें एक सबसे बड़ी बात लोगों ने जो बताई, जो पश्चिम चंपारण से अलग है और यहाँ का लोकल है, वो है बेतिया राज की गर्मजरुआ जमीन का, जिसको खाता नंबर 82 शायद कहा जा रहा है यहाँ के लिए। ये जमीन और इस पर बहुत ज्यादा ग्रामीणों में आक्रोश भी है। शायद 2016 तक इन जमीनों की रजिस्ट्री हो रही थी, उसका दाखिल खारिज हो रहा था। 2016 के बाद
ज़्यादातर लोग का ऐसा कहना है कि अब वो ज़मीन बेच नहीं सकते हैं, इसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, अगर रजिस्ट्री हो भी रही है किसी तरीके से तो उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। तो करीब करीब हर गांव में लोगों ने ये बात बताई कि खाता नंबर 82 जो इस एरिया का है, लेकिन मोटे तौर पे जो बेतिया राज की जो सो कॉल्ड गर्मजरुआ जमीन है, जिस पर लोग बरसों से नहीं दशकों से जो जिनके कंट्रोल में वो जमीन है, जिनके पास उसका खतियान पेपर है, उस पर लोगों ने बेजाब्ता बरसों से टैक्स दिया है, मालगुजारी जमा किया है, अचानक से उन लोगों को उस जमीन का एक तरह से मालिकाना हक उनसे ले लिया गया है। ये बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लग रहा है कि पिछले 4-5 दिनों में एक बात जो सबसे ज़्यादा लोगों ने इस क्षेत्र में बताया वो ये है कि बेतिया राज की गर्मजरुआ जमीन का रजिस्ट्री न हो पाना, उसका मालिकाना हक लोगों से छीन लेना, ये बहुत गंभीर समस्या है। लोग उससे बहुत परेशान हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन की, उनके पूर्वजों की सारी कमाई, सारा कुछ बचत को सब सरकार ने एक झटके में ले लिया है। कई लोग ऐसा इसको ब्रिटिश राज के तरह भी बता रहे हैं कि जो उस जमाने में था कि जमीन सब जमींदारों के पास था, सिर्फ आप उस पर खेती कर सकते थे और उस पर भी आप मालगुजारी या टैक्स देते थे। वही स्थिति लोगों ने बताया कि आज है कि जमीन का मालिकाना हक एक तरीके से 2016 के बाद से उनके हाथ से चला गया है। उनके पास उसका पेपर है, अधिकार है, लेकिन उस जमीन को बेच नहीं सकते। तो एक बहुत बड़ी समस्या लोगों ने इस क्षेत्र में बताया, जो मैं आपके माध्यम से साझा कर रहा हूँ। बाकी अब आपके जो प्रश्न है आप कर सकते हैं। नहीं, जनसुराज को जब शुरू किया गया है तभी मैंने बताया है कि पहला प्रयास ये है कि पूरे बिहार में पदयात्रा के माध्यम से निचले स्तर पर उतरकर समाज से जुड़ा जाए, समझा जाए कि लोगों को किन बातों की परेशानी है। इसके साथ साथ जो हर जगह हम लोग सुनते हैं, समझते हैं कि बिहार में विकल्प की जरूरत है, तो मेरा ऐसा मानना है कि विकल्प किसी व्यक्ति के एक दल बनाने से नहीं होगा। विकल्प बनाने के लिए जरूरी है कि समाज का हर वो व्यक्ति जो सही व्यक्ति है और विकल्प की जरूरत समझता है, वो साथ में आए और मिलकर ही विकल्प बनाए। तो जनसुराज का जो दूसरा अभियान, दूसरा चरण होगा, उसमें अगर सारे लोगों की सहमति हुई तो सब मिलकर दल बनाएंगे और दल बनाएंगे उस समय तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है, अगर लोग मिलकर दल बनाते भी हैं तो वो दल किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी जाति विशेष का न होकर उन सारे लोगों का होगा जो इस दल को बनाने में संस्थापक सदस्यों की तरह जुड़ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पश्चिम चंपारण में 50 दिन की पदयात्रा के बाद वहां पर ऐसे सारे लोगों को जिनको समाज से की मदद से ढूंढ कर निकाला गया, उसकी संख्या करीब 5600 के आसपास है। ये समर्थकों की सूची नहीं है, समर्थकों की सूची 50,000 से ज़्यादा होगी। ये वो लोग हैं जो सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक जगह रखते हैं, ये उनकी एक प्रतिष्ठा है, समाज ने उनके विषय में कुछ अच्छा बताया है। ऐसे लोगों को संस्थापक सदस्य के तौर पर पहचाना जाए, जाना जाए। उनकी संख्या 5600 है। उनको वोट उनके द्वारा मत से पूछा गया कि जनसुराज का अगला कदम क्या होना चाहिए। उसका रिजल्ट भी शायद आपको मालूम होगा। 97.26% लोगों ने कहा कि इसको दल में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इसी प्रक्रिया को पूर्वी चंपारण में भी दोहराया जाएगा। जब भी जिले का अधिवेशन 20 दिसंबर के आसपास होगा या उससे पहले, उस समय आप देखेंगे मीडिया के सामने ओपन वोटिंग होगी और पूर्वी चंपारण से जो लोग भी इस सोच से जुड़कर इस नई व्यवस्था को बनाने में एक संस्थापक सदस्य की भूमिका में आना चाहते हैं, वो लोग मत का अधिकार से ये बताएंगे कि इसकी आगे की भूमिका क्या हो। इस तरह से इस काम को हर जिले में किया जाएगा और एक समय आएगा जब समुचित संख्या में जिलों से ये फीडबैक मिल जाएगा, ये नेटवर्क बन जाएगा। उस समय ये सारे लोगों को एक साथ बैठाकर राज्य के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। तब तक हर प्रखंड में ऐसे लोग जो इसके संस्थापक सदस्य बन रहे हैं, उनकी समितियों का गठन हो रहा है। हर प्रखंड में जनसुराज की नागरिक सहायता केंद्र खोले जाएंगे ताकि उन केंद्रों के माध्यम से इस व्यवस्था की मदद से लोगों की मदद की जा सके। इसके साथ जो युवा वर्ग है उन लोगों ने हर पंचायत में क्लब्स भी खोले हैं जनसुराज के नाम से। पश्चिम चंपारण में ऐसे आज 500 से ज़्यादा, वहाँ 300 के आसपास, 315 के आसपास पंचायत हैं, लेकिन करीब वहाँ 1000 ऐसे क्लब अगले 1 महीने में आपको खुले दिखेंगे। हर पंचायत में 3 से 4 क्लब
जो समाज के अलग अलग वर्गों के युवाओं ने अपने स्तर पर खोला है या खोल रहे हैं। आप ये पूर्वी चंपारण में भी देखेंगे, पदयात्रा के दौरान ये सारे क्लब खोल दिए जाएंगे ताकि इनके माध्यम से समाज में निचले स्तर पे, पंचायत और ग्रामीण गांव के स्तर पर लोगों तक पहुंचा जा सके, उनकी मदद की जा सके, उनकी आवाज़ उठाई जा सके। इसके आगे का निर्णय दल का या दल राजनीतिक जो गतिविधि है वो सब लोग मिलकर जब दल बनाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे ये जितनी समितियां बन रही हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं, अगर वो चाहें तो उस व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं। चाचा भतीजा के सरकार के बारे में कुछ बताइए। देखिए, चाचा भतीजा से पहले ये दो भाइयों की सरकार रही है पिछले 35-32 साल से। बिहार में हम लोग लालू जी और नीतीश जी, दो बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार देखते रहे हैं। ये लोग इन लोगों ने बिहार में एक ऐसी धारणा बना दी है कि बिहार को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है और एक दूसरे के ये पूरक हैं। एक ने बहुत खराब, एक की व्यवस्था को लोगों ने बहुत खराब माना तो दूसरा कहता है कि वो पहले वाला बहुत खराब था, अब थोड़ा कम खराब है। दोनों में कोई ये नहीं कह रहा है कि बिहार अच्छा कब बनेगा। 15 साल लालू जी ने जो सरकार चलाई उसको नीतीश जी ही कहते हैं कि वो बहुत खराब था, उस समय कुछ नहीं था और मैंने कुछ अच्छा कर दिया है, पहले के मुकाबले अच्छा कर दिया है। और उसी नाम पर 32-33 साल से सरकार चल रही है। चचा भतीजा का तो कोई गिनती है नहीं। भतीजा की पहचान क्या है? भतीजा तो लालू यादव के लड़के हैं। लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि आपकी टिप्पणी उनको लेकर क्या है, तो मेरे लिए तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा पराक्रम उन्होंने कर दिया है समाज में, ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी गतिविधि उनकी है जिसके लिए कि मैं उसका संज्ञान लूँ। अगर वो लालू यादव के लड़के हैं, ये तो बात सच्चाई है, इसी वजह से वो डिप्टी सीएम है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, किसी विधा में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो समाज के लिए या किसी दूसरे स्तर पर जिसके संज्ञान लेने की जरूरत है। तो चचा भतीजा का कुछ नहीं है। ये तो चचा जो है वो भतीजे को चोर दरवाजे से वापस घुसाना चाह रहे हैं और जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार पिछले कई सालों से यहाँ शासन कर रहे हैं, उसी जंगल राज को वापस पिछले दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां भी कहीं ना कहीं उनके मन में यही है, वो ईमानदारी से उनके साथ, भतीजा के साथ भी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, वो ईमानदारी से उनके साथ भी नहीं है। वो सिर्फ ये स्थिति बनी रहे ताकि लोगों का वो डर रहे कि भैया जंगल राज वाले लोग ना आ जाए तो चलिए नीतीश जी को ही, कम खराब को ही हम लोग स्वीकार कर लें। ये नीतीश जी की अपनी सोची समझी रणनीति है। वो आज महागठबंधन में है, साथ में उन्होंने भाजपा के साथ क्या की खिड़की भी खोल रखी है। मैंने पहले भी ये बताया है। देखिए, बिहार में वो महागठबंधन में है और दिल्ली में उनके पार्टी का एमपी, उनके पार्टी के एमपी हरिवंश जी राज्यसभा में एनडीए की सरकार में उपसभापति हैं। तो वहां पर आप नरेंद्र मोदी सरकार का कानून पास करवा रहे हैं दिल्ली में और पटना में बैठ के बीजेपी के खिलाफ लड़ने का ढोंग रच रहे हैं। तो ये तो टिपिकल नीतीश कुमार हैं। हर समय दोनों नाव, दो दरवाजे खोल कर रखना, कम से कम एक दरवाजा और एक खिड़की खोल के रखना, जहां जरूरत हुई उसका उपयोग कर लेंगे। आप लिख कर रखिए, अगर राजनीतिक परिस्थिति बदली तो नीतीश कुमार को वापस उस खिड़की को दरवाजे में बदलते देरी नहीं लगेगा। मैंने और पूरे राज्य की जनता ने 2015 में देखा है। यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने सदन में कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। राज्य की जनता ने उनको चुनाव भी जिताया और 2 साल में बिना किसी वजह के वो भाजपा में चले गए। आज उनके दल के नेता ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे नेता ने कह दिया है। उनके दल के जो प्रवक्ता हैं, छोटे मोटे जो नेता हैं, वो कहते हैं कि हमारे नेता ने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। अरे भाई, ये बात तो 100 बार कह चुके हैं। लेकिन जिस तरह 15 में वो खिड़की अरुण जेटली थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो भाजपा से वो खिड़की नीतीश कुमार के लिए 2015-16 में अरुण जेटली थे। आज वो खिड़की हरिवंश जी हैं, जिसके माध्यम से वो भाजपा के संपर्क में हैं और अगर जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार को वापस भाजपा के साथ जाकर गठबंधन करने और सरकार बनाने में 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। और जो भतीजा हैं उनको साथ में उन्होंने इसलिए रखा है ताकि जनता को ये एक तरह से डर भी रहे कि ये चोर दरवाजे से या पीछे दरवाजे से कहीं वापस से लालू जी का जंगल राज वापस ना आ जाए। जन स्वराज का दल अगर बन जाता है
जनता आपको अगर नेतृत्व करने के लिए जिम्मेवारी सौंपेगी तो नेतृत्व करेंगे? नहीं, मैंने एकदम सीधे तौर पे कहा है कि ये जो बिहार में परिपाटी है कि जो व्यक्ति दल बनाता है या दल बनाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो स्वयं ही उस पार्टी का नेता बन जाता है, अपना और अपने पिताजी का फोटो पीछे लगा देता है और ये साथ में घोषणा कर देता है कि मेरे बाद मेरा लड़का ही इस दल का नेता होगा। पूरी ये जो जन स्वराज की सोच है वो उससे अलग है। ये आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का अभियान है, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जिसमें दल बनाने की जो प्रक्रिया है वो समाज में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोग जो हैं वो करेंगे। दल को लोकतांत्रिक तरीके से, अगर दल बनता है तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से बनाया जाएगा और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। आपने कहा कि दल का नेता कौन होगा? दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। दल का नेता वो व्यक्ति होगा जिसको सब लोग मिलकर चुनेंगे, जो बिहार का सबसे काबिल चेहरा हो, जो जिस पर बिहार के सारे लोगों का विश्वास हो। दल का नेता उसको होना चाहिए, तभी बिहार सुधरेगा। अगर मैं तो रोज अपने मीटिंग्स में कह रहा हूँ मैं इस दल का नेता नहीं हूँ, मैं इस सोच का सूत्रधार हूँ। मेरी भूमिका ये है कि इस सोच से जो लोग सामंजस्य रखते हैं, जो लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, वो साथ में आए और साथ में आकर महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को पुनर्जीवित करें, उसको साथ में आकर बनाएं, एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें बिहार का हर वो व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा है, जिसकी कुछ काबिलियत है, जिसको बिहार को सुधारने का जिसके मन में जज्बा है, वो साथ में आकर इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, इसका संस्थापक बने और फिर सब लोग मिलेंगे, सब लोग मिलकर बैठकर तय करेंगे और वो तय करेंगे कि आगे इसको कैसे चलाया जाना है। दल का संविधान क्या हो, दल की प्राथमिकता क्या हो, दल का नेता कौन हो, दल में टिकट कौन कैसे बटे, दल के पदाधिकारी कौन बनेंगे, ये सारी बातों की जो चर्चा और निर्णय है वो जो लोग इसको मिलकर, हजारों लोग मिलकर बनाएंगे, वो मिलकर ही तय करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से आपको नेतृत्व सौंपा जाता है तो आप करेंगे? नहीं, मेरा इस दल के, मैंने रोज कह रहा हूँ कि मैं इस दल का नेता नहीं हूँ। दल का नेता वही होगा जो दल के लोग मिलकर चुनकर लाएंगे। आप सर कुछ दिन नीतीश कुमार और आप साथ साथ चले हैं, जी। क्या गुण दोष पाए आप नीतीश कुमार? देखिए, ये बात कई लोग सवाल करते हैं कि आपने नीतीश कुमार की, मैंने नीतीश कुमार की 2014-15 में मदद की, उनके साथ हम रहे भी, करीब 1.5-2 साल रहे उनके साथ, उनके घर में रहते थे बहुत, और मेरे मन में नीतीश कुमार के लिए बहुत सम्मान रहा है। लेकिन आपको और बिहार की जनता को एक बात समझना चाहिए कि 2014-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 14 में लोकसभा के चुनाव में जदयू को 2 सीट आई थी। नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन एक मोरल, राजनीतिक मोरालिटी के नाते उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज वही नीतीश कुमार 2021-22 में 2020 के चुनाव में चुनाव हार गए। 243 विधायकों की विधानसभा में आपको 43 विधायक आए तो आप तो चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जुगत लगाकर, कोई ना कोई जोड़ तोड़ करके, पीछे दरवाजे से मैनिपुलेट करके हर हालत में वो चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहते हैं। तो ये दोनों नीतीश कुमार में समय और उम्र के हिसाब से काफी फर्क है। इसलिए वो, और दूसरी बात कि जो वादे, जो कार्यक्रम बनाए गए 7 निश्चय के 2015 में, उसको तो नीतीश जी ने पूरा नहीं किया। अगर 7 निश्चय को आधा सुधा भी पूरा कर दिया गया होता तो बिहार की स्थिति, बिहार के लोगों की स्थिति कई मायनों में बहुत बेहतर होती। तो आप जो व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक मोरालिटी है, जो इथिक्स है, उस पर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किया, और जो सरकार के विकास का, गवर्नेंस का, डिलीवरी का एजेंडा है, उस पर पूरी तरह से विफल रहे हैं। तो किस आधार पर अब समर्थन उनको दिया जाए? मेरी पदयात्रा करने से पहले नीतीश कुमार जी से लंबी मुलाकात हुई, पहले मार्च में दिल्ली में, और पदयात्रा से पहले में पटना में भी उनसे लंबी बात मेरी हुई। मैंने ये सवाल उनको उस समय भी करा, उनका आज भी, उस समय भी यही कहना था कि आप आइए, साथ में हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। मैंने उनको उस समय भी यही बात कही कि नहीं, अब ये संभव नहीं है, क्योंकि 14-15 के नीतीश कुमार, जदयू, उनका जो कार्यशैली थी, उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी थी उसमें, और आज के नीतीश कुमार और उनके कार्यशैली, उनके क्रेडिबिलिटी, जमीन आसमान का फर्क है। इसको किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आज महागठबंधन की सरकार में 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम मंत्री के तौर पर 2015 में महागठबंधन में आरजेडी ने सुझाया था, और उन चारों नामों पर ऑब्जेक्शन किया गया, उनको ड्रॉप किया गया कि नहीं, इन लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि उनकी छवि दागदार थी। आज वही 4 लोग कैबिनेट में मंत्री हैं। तो
14 के 15 के नीतीश कुमार और 22 के नीतीश कुमार में फर्क आपको नहीं दिख रहा है? जमीन आसमान का फर्क। आज नीतीश कुमार की बस एक ही प्राथमिकता है, मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, बाकी जिसको जो करना है वो कर ले, अफसर को अगर लूटना है लूट ले, अफसरशाही चलानी है चल ले, जिसको नेता बनना है, जिसको मंत्री बनना है, जनता का चाहे कुछ भी हो, मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। 14-15 में नीतीश कुमार की चिंता ये थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं नेतृत्व करूं और बिहार के लोगों का भला हो, विकास हो, एक व्यवस्था बने, वो और आज दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए उनके साथ नहीं है। बिहार के शिक्षा के बारे में बताइए कि बिहार की शिक्षा। देखिए, शिक्षा की व्यवस्था मैं बार बार कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी जो कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, ये नीतीश कुमार के कार्यकाल का उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी विफलता है। इसलिए कि बिहार जैसे राज्य में गरीबी के कुचक्र से निकलने के 3 ही रास्ते हैं। या तो आप आपके परिवार में या आप शिक्षित हो जाएं और उसके जरिए आप अपने परिवार को गरीबी से निकाल लें। दूसरा रास्ता है भूमि, अगर आपके पास जमीन हो तो आप खेती किसानी करके अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। तीसरा रास्ता है पूंजी, अगर आपके पास पूंजी है तो कोई रोजगार धंधा करके आप गरीबी से निकल सकते हैं। लालू जी और नीतीश जी के कालखंड में आपने देखा होगा कि ये तीनों चीज, लोगों को शिक्षा नहीं मिली अच्छी, भूमि सुधार कानून बिहार में लागू ही नहीं किया गया, और पूंजी की हालत ये है कि जो CD रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है बिहार में, एक तो लोगों के पास पैसा नहीं है, और जो बैंकों में जिस गरीब बिहार से 4.5 लाख करोड़ रुपया हर साल डिपॉजिट किया जाता है बैंकों में, हम लोग का उसके मुकाबले सिर्फ 44% राशि लोन के तौर पे बिहार के लोगों को मिलती है। मतलब बिहार जैसे गरीब राज्य में 4.5 लाख करोड़ रुपया हम और आप बैंकों में जमा कर रहे हैं, उसका सिर्फ 44% राशि जो है करीब 1,75,000 करोड़ रुपया लोन के माध्यम से, ऋण के रूप में लोगों को मिल रही है बिजनेस धंधे के लिए, और बाकी पैसा दूसरे राज्यों के लोगों को बैंक दे रहे हैं। ये राष्ट्र के स्तर पे, भारत के स्तर पे ये CD रेशियो है करीब 75%, और जो विकसित राज्य हैं, जो आगे इसकी श्रेणी के राज्य हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कई जगह 90% से ऊपर है। इतना ऋण लोगों को उपलब्ध है ताकि वो रोजी रोजगार कर सके। अगर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बिहार में राष्ट्रीय स्तर का भी हो जाए, 75% भी हो जाए, तो करीब 2 लाख करोड़ रुपया हर साल बैंकों के माध्यम से लोगों को रोजी रोजगार, उद्योग धंधे के लिए मिलने लगेगा। मैं शिक्षा पर वापस आ रहा हूँ। नीतीश जी के राज में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो पूरी तरह ध्वस्त है। जो अभी तक हम लोगों ने देखा, समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के चक्कर में हर जगह इन्होंने स्कूल खोल दिया, स्कूल के नाम पर इन्होंने बिल्डिंग बना दी, लेकिन स्थिति ये है कि जहाँ बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं है। तो ये जो समायोजन है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, शिक्षकों का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था का और बच्चों का, ये समायोजन मुझे कहीं नहीं दिखा। सिर्फ प्राथमिक और उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज में भी, जैसे पश्चिम चंपारण में 3 कॉलेज है, वहाँ 44,000 विद्यार्थी उन कॉलेजेस में हैं, बेतिया शहर में, और बच्चों से बात करने पर पता चला कि बच्चे सिर्फ 3 या 4 बार ही कॉलेज में आते हैं। एक बार जब नामांकन होता है तब, दूसरी बार जब एडमिट कार्ड कलेक्ट होना होता है तब, और तीसरी बार जब परीक्षा देना होता है। तो मैं एक लाइन में नीतीश कुमार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए ये कहूँगा कि स्कूल्स में खिचड़ी बट रही है और कॉलेज में डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही है। और ये नीतीश कुमार के जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके शासनकाल का सबसे बड़ा फेलियर है, ये काला अध्याय है। और इस बात की गंभीरता को हमको आपको समझना चाहिए। देखिए, अगर आज सड़क टूट गई है, कल अच्छी सरकार आ जाए सड़क बन जाएगी, लेकिन एक बार ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था की वजह से जो बच्चे इस व्यवस्था से के हिस्सा रहे या इस व्यवस्था से पढ़कर निकले, अब जीवन भर कभी भी वो दूसरे लोग जो सही मायनों में शिक्षित हैं उनके मुकाबले खड़े नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कल होकर अगर अच्छी सरकार आ भी जाए तो जो व्यक्ति स्कूल पास होकर निकल गया वो तो वापस स्कूल में नहीं जा सकता। तो ये लालू नीतीश जी की जो सरकार है, ये पिछले 30 साल में इन्होंने 2-3 पीढ़ियों की शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको बर्बाद कर दिया। वही वजह है कि आज बिहार जो है
ये मजदूर पूरे राज्य को इन लोगों ने मजदूरों की फैक्ट्री बना दी, मजदूर बनाने वाली फैक्ट्री बना दी है। हम लोग राज्य में मोटरसाइकिल नहीं बना रहे हैं, कार नहीं बना रहे हैं, टीवी फ्रिज नहीं बना रहे हैं, सीमेंट स्टील नहीं बना रहे हैं। हम बिहार में सिर्फ एक ही चीज बन रहा है, बिहार मजदूर बनाने की फैक्ट्री बन गई है। तो स्वाभाविक है कि जब लोग शिक्षित नहीं होंगे तो आप और हम और हमारे बच्चे मजदूरी ही कर पाएंगे, दूसरा कुछ कर नहीं सकते। बिहार में पूरी तरह शराबबंदी विफल है, इससे कुछ शराबबंदी को लेकर मैं रोज कह रहा हूँ, आपको जैसा मालूम है हर गांव में मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां पर मैं पब्लिक में वोट भी कराता हूँ इस बात को लेकर कि क्या शराबबंदी लागू है कि नहीं। तो नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है वो ये बिहार का अमेजोन, नीतीश कुमार का अमेजोन मॉडल है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट आपने देखा होगा, जिसमें दुकान बंद कर दिया जाता है और होम डिलीवरी होने लगती है। तो नीतीश कुमार की शराबबंदी ऐसी शराबबंदी है जिसमें शराब की दुकानें बंद हो गई और होम डिलीवरी चालू हो गया। इसका खामियाजा आप और हम और गरीब राज्य बिहार ये भुगत रहा है कि 20,000 करोड़ रुपया सालाना का नुकसान हो रहा है राजस्व का। एक बड़े पैमाने पर शराब माफिया पर जन्म ले लिया जो कि हजारों करोड़ रुपए का हेरफेर कर रहा है। पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो शराबबंदी को लागू करने, उसको छिपाने या उसका दोहन, उससे कुछ पैसे निकालने के चक्कर में लगी हुई है। और युवाओं का एक बड़ा वर्ग इस पूरे कुचक्र में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। नीतीश कुमार जी जिन महिलाओं के नाम पर या महिला सशक्तिकरण के नाम पर शराबबंदी की पैरवी करने वाले जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि शराबबंदी, ये होम डिलीवरी वाली जो शराबबंदी है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को है, क्योंकि शराब तो हर जगह मिल रहा है। 100 रुपए की शराब 400 में मिल रही है। दूसरा, जब पुलिस कार्रवाई करती है, जब गरीब आदमी पकड़ा जाता है तो उसके घर की महिला को अपना बचा खुचा कपड़ा, बर्तन, बासन, गहना बेच के बेल कराना पड़ता है। पुलिस और अदालतों और थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो इससे किस व्यक्ति का फायदा हो रहा है ये तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और जब मैं हर रोज जा रहा हूँ और जो लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू है, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि मैं अगर हर जगह जा रहा हूँ तो सारे लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं। और दूसरा, जो जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है वो आंकड़ा अपने आप में भयावह है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो गलत जहरीली शराब पीते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो पुलिस के दबाव में केस भी रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि मृत्यु तो हो गई, अब अगर केस करेंगे तो शराब का भी अलग से कानून हम पर लागू हो जाएगा। जबकि कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर जहरीली शराब से किसी की मृत्यु होती है तो सरकार को 4 लाख रुपए कम से कम कॉम्पनसेशन देना है। कंपनसेशन की बात तो छोड़ दीजिए, सरकार उस चीज को रजिस्टर ही नहीं करा रही है, क्योंकि अगर किसी थाने में, किसी ब्लॉक में ये रजिस्टर होगा कि जहरीली शराब पीने से किसी की मृत्यु हुई तो सबसे पहले तो थानेदार की नौकरी चली जाएगी। तो वो डर से या उस वजह से लोग ना केस रजिस्टर कर रहे हैं, ना लोगों को उसका कोई मुआवजा मिल पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक छोटा सा प्रशांत किशोर को जन स्वराज पद यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, हमारे प्रशांत किशोर को जन स्वराज की पदयात्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बिहार में जो आज स्थिति है वो किसी एक दल या व्यक्ति के सुधारने से नहीं सुधरेगी। जब तक बिहार के लोग इस बात का संज्ञान नहीं लेंगे, इस बात को नहीं समझेंगे कि बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी है कि बिहार के सही लोग साथ में आकर मिलकर प्रयास करें। तो पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को जाकर बताया जाए, समझाया जाए कि भाई अगर आप स्वयं अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, अपनी और अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो कोई दल, कोई नेता आकर आपकी जिंदगी सुधारने वाला नहीं है। इसीलिए पदयात्रा के माध्यम से गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि साथ इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और साथ में आकर इस नई व्यवस्था को बनाने के लिए अपना कंधा लगाना चाहते हैं। साथ ही जो स्थानीय स्तर पर बिहार की अगर इस नई व्यवस्था को मौका मिल जाए तो ये व्यवस्था लोगों की आशाओं अपेक्षाओं पर खरी उतरे, लोगों की जो अपेक्षा है इससे उस पर वो सही काम हो। उसके लिए जरूरी है कि बिहार की समस्याओं का और निचले स्तर पर विकास किस तरीके से किया जा सकता है उसका एक जमीनी स्तर पर योजना खाका बनाया जाए। इसलिए कुल मिला जुलाकर यही 3 चीज करने के लिए हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।